नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आप देख रहे हैं 5 की बात और 5 बजे आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसे लेकर देश में एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। यह है मामला कोरोना के वेरिएंट का। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो अब धीरे धीरे पैर पसार रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के 161 सक्रिय मरीज अब तक मिले हैं। हालांकि 42 मरीज इनमें से ठीक हो चुके हैं और ये वेरिएंट कोरोना का 12 राज्यों में फैल चुका है। कई और जगहों से भी इसके केस सामने आ सकते हैं। धीरे धीरे टेस्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक में सबसे ज्यादा मरीज हैं और अभी तक एक जो राहत की बात है कि कोई भी ओमिक्रॉन का गंभीर केस भारत में सामने नहीं आया है और दुनिया की बात करें तो करीब 90 देशों में ये फैल चुका है। तो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है कितना गंभीर है, आने वाले दिनों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जनवरी और फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है। वो लहर कितनी गंभीर, कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्या वो पहली और फिर दूसरी लहर जैसा ही चिंताजनक मामला होगा। ये तमाम मसले हैं जिन पर विचार करना बहुत जरूरी है और इससे सीधे सीधे अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई है। आज बाजार करीब 1700 अंक गिरा है और उसके पीछे भी ओमिक्रॉन की को लेकर जो घबराहट है बाजार में, अर्थव्यवस्था में, उससे बताया जा रहा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्टर, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के एक्सपर्ट डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान आपसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक जो हमारे आज स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा ओमिक्रॉन के मामले में संसद में, वो सुन लेते हैं। तो वर्तमान समय में ओमिक्रॉन केस अभी दिखाई दे रहा है। ओमिक्रॉन के सामने लड़ने के लिए भी हमने पहले से ही तैयारी रखी है। देश में ओमिक्रॉन केस बढ़े, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन एक डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेट वेरिएंट ओमिक्रॉन है। भारत में आज वर्तमान समय में 161 केस पाया गया है और जैसा केस दुनिया में दिखने लगा तो तुरंत ही देश में वेरिएंट स्प्रेड ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार की ओर से सतर्कता रखी गई। जिस कंट्री में वेरिएंट है उसको अलग कंट्री आइडेंटिफाई किया। एक्सपर्ट टीम के साथ हम बैठ के दुनिया में क्या स्थिति है, देश में क्या स्थिति है, एक वेरिएंट की क्या इफेक्ट हो रही है, वैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, अनवैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, ये सारी स्थिति का हम डे टू डे आकलन कर रहे हैं। तो सरकार का कहना है कि वो रोज के स्तर पर आकलन कर रही है ओमिक्रॉन के वेरिएंट का क्या असर देश में हो रहा है, किस तरह वो पैर पसार रहा है। हमारे साथ डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान आपने जो समय पर सलाह दी या कहें चेतावनी दी, उससे बहुत लोगों की जान बची और अभी ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसे लेकर बहुत ज्यादा स्टडीज हुई भी नहीं है, लेकिन निश्चित ही आपने दुनिया भर में इसे लेकर जो रिसर्च चल रही है उसको करीब से देखा और जाना होगा। तो हमारे दर्शकों के लिए कृपया ये बताएं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से डरने की कितनी जरूरत है, क्योंकि कई जगह कहा जा रहा है बहुत गंभीर नहीं है लेकिन फैलता बहुत तेजी से है। तो जो अभी तक की रिसर्च है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन रिसर्च है, वो क्या कहती है और आपका अनुभव क्या कहता है? सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को शो में बुलाने के लिए। जहां तक आपके सवाल हैं उसका शुरुआत में यही कहूंगा कि जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, फियर ऑफ द अननोन, यानी कि अनजान चीज से जिसका डर है, हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, उससे हमें डर है। तो उस डर से निकलने के लिए हमें क्या करना है? क्या हमारी जो रिएक्शंस हैं, हम जो कर रहे हैं, वो हमारे डर से ही उत्पन्न होगा या हमारी समझ से उत्पन्न होगा? डर और समझ से उत्पन्न हमारे रिएक्शंस में फर्क होता है। अगर समझदारी से हम काम करेंगे तो डर को हम पीछे कर सकते, हमारी घबराहट को हम पीछे कर सकते। पहली चीज ये मैं बोलूंगा कि अभी तक जो वायरस की जो बिहेवियर हुआ है
वो ध्यान से देखें, समझें, परखें और उस पे निर्णय करें। तो अगर आप देखेंगे मोटे तौर पे हमारा जो वायरस है वो कब पहचान हुई थी उसकी, नवंबर 2019 में। उसकी जीनोम वेरिएंट पता कब चली थी, जनवरी में। और हमारी जो है जो फर्स्ट उसकी जो वेरिएंट निकली थी जनवरी 2020 में ही उसकी वेरिएंट निकल गई थी। और 1 महीने के अंदर गामा वेरिएंट, अल्फा बीटा आ गई थी और 1 महीने के अंदर अंदर ही गामा वेरिएंट आ गई। और 4 महीने के अंदर अगर देखेंगे तो डेल्टा वेरिएंट आई और अब 5 महीने में ओमिक्रॉन वेरिएंट आई। यानी कि हर 3-4 महीने में वेरिएशन हो रही है। क्या नई चीज है? नहीं, ये नेचर में स्वाभाविक है। वायरसेस म्यूटेट करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, नए वेरिएशंस आएंगे। इनसे घबराना नहीं है, लेकिन हमारी समझदारी से काम करना है। क्या समझदारी है? क्या बीमारी पैदा करती है और उसको क्या कोर्स रहता है। जैसे मैंने शुरू में जो कोविड के दौरान जो वीडियो वायरल हुआ था मेरा, इसमें यह बताया था कि समझे कि बीमारी का कोर्स क्या और क्या करना है। अभी ओमिक्रॉन के बारे में खास मैं बताता हूं। ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में देखा गया। अब रिसर्च ये भी बता रही है कि साउथ अफ्रीका में आने से पहले नेदरलैंड्स में भी देखा गया, तो साउथ अफ्रीका में नहीं। अब कैसे पता चलेगा? पता तभी चलेगा अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, नहीं तो नहीं पता चलता। जब तक जो टेस्ट कर रहे हैं, जो वायरस निकल रहे हैं, उनको जीनोम सीक्वेंसिंग हम नहीं करते तब तक पता नहीं चलता। जब साउथ अफ्रीका वालों ने करा, पहचान लिया नया वेरिएंट है, निकाल लिया, फिर लोग ढूंढने लगे ये है या नहीं। पता चला कि नेदरलैंड में इससे पहले से ही था। अब जहां जहां टेस्ट नहीं हुए नए वेरिएंट है ना, हमें पता ही नहीं है। तो अनजान ये है। और ये भी नहीं कि हम सारे जो निकल रहे हैं टेस्ट, आरटीपीसीआर जो भी होते हैं, सारे का टेस्ट नहीं होता। जैसे अमेरिका में जैसे 2-3% जो सैंपलिंग होती है आरटीपीसीआर की, जो वायरसेस निकलते हैं उनका ही टेस्टिंग होता है। हिंदुस्तान में अभी का लेटेस्ट मेरे को आज का नहीं पता, 0.5% उनका ही टेस्ट होता है फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, फॉर टेस्टिंग किया क्या ये ओमिक्रॉन है या नहीं। तो हमें एक्चुअल आंकड़े पता नहीं, बट अंदाजा लगा सकते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं तो इसलिए बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो जो साउथ अफ्रीका में केसेस गए वो माइल्ड रहे। और साउथ अफ्रीका का शुरुआत के जो आंकड़े थे वहां सिर्फ 26% इम्यूनाइज थे। 26% उनको वैक्सीन लगा था, बाकी वैक्सीनेशन वाले नहीं थे। तो ये अच्छी समझने की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन की संख्या है, आज की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की मैं देख रहा था कितने करोड़ हो गए, 135 करोड़ के करीब हमारी वैक्सीनेशन लग गई है, जो कि हमारी आबादी से पूरे 1 डोज तो लग ही गया तकरीबन सबको। कुछों को डबल डोज लगा है, कुछों को 1 डोज लगा है, तो काफी लोगों को लग गया है। हमारी ये अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों में वैक्सीन लगा है उनमें बीमारी की सिवियरिटी कम है। ये बहुत अच्छी बात। अब आती है बात जिनको वैक्सीन लगा है, अगर बहुत महीने हो गए तो उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, तो शायद दोबारा डोज लगाने की जरूरत है। अब ये भी निकल के आ रहा है। अब किस बेसिस पे हम कह रहे हैं? ये नहीं देख के कि जो ओमिक्रॉन है जो अभी आया है 1 ही महीना हुआ है, 1-1.25 महीना हुआ है इस पूरी ओमिक्रॉन की जो वेरिएंट के देखे हुए। इतने में हमें इतनी जानकारी नहीं है कि क्या ये वेरिएंट की वजह से हम अपनी जो बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी कब करनी है, हमें नहीं मालूम है। ये अभी आंकड़े देखने से पता चलेगा कितने इम्यूनाइज्ड हैं, कितने डोजेस हैं, कितने महीने हो गए डोज दूसरे डोज के बाद, और उनमें से कितनों को ओमिक्रॉन हुआ। ये आंकड़े हमारे पास पूरी तरह से नहीं है। इसलिए मैं एक लेक्चर में बता रहा था कि हमें जरूरत है कि लिविंग एविडेंस, यानी कि रियल टाइम डेटा का रियल टाइम एनालिसिस करके अगर ग्लोबल शेयरिंग सारे विश्व में शेयरिंग करें तब अच्छे आंकड़े मिल सकते हैं। तब हमें
दावे के साथ कहते हैं कि दूसरा डोज लगाओ, बूस्टर डोज लगाओ। अब मालूम में क्या आ रहा है? आ रहा है कि चौथा डोज भी लगना चाहिए कहीं पे। इससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि हमारी समाज में जिसके पास एक भी डोज नहीं मिला, वहां दूसरे लोग चौथे डोज की बात कर रहे हैं जी। तो ये जो ग्लोबल जो इक्विटी के बारे में, जो है बराबरी के बारे में, समतल में सबको बराबरी में देखने का, उसमें थोड़ी सी एथिकल और जस्टिस इश्यू मैं देखता हूं। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये न्याय का मसला भी है कि किसी को एक भी डोज नहीं और कोई चौथी डोज की मांग कर रहा है। एक अब जिस तरह का समय है, त्योहार भी गुजरे, शादियों का सीजन भी आया, फिर अब साल का अंत हो रहा है, लोग अब एक तरह से लापरवाह हो गए, बेपरवाह हो गए हैं इसको लेकर। क्या सलाह देंगे लोगों को कि तीसरी लहर ना आए तो लोग कम से कम न मरें, गंभीर ना हो? क्या करना चाहिए लोगों को? आप ये बात बताएंगे तो शायद लोग और गंभीरता से सुनेंगे। उससे पहले एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा। ओमिक्रॉन की जो डिजीज का जो सिवियरिटी है बहुत कम देखा गया जितने भी, और हॉस्पिटलाइजेशंस भी कम है। लेकिन यूके जैसे देश में हॉस्पिटलाइजेशन 20 से 25% बोल रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन, बट ये हो सकता है कि वहां पे स्केयर है और कैपेसिटी बेड की अवेलेबल है तो इसलिए एडमिट कर रहे हैं। तो ये कई डेटा का एनालिसिस बड़ा सीरियसली करना चाहिए, तभी हम रिकमेंडेशन देखते हैं। गाइडलाइंस के लिए हमें समय चाहिए होता है, गाइडलाइंस के लिए हमें आंकड़े और रिसर्च चाहिए होता है, ये जरूरी है देखना। बट अगर हम कहते हैं कि बहुत कंटीजियस है, डेल्टा से ज्यादा फैलने वाला है, तो अगर डेल्टा से ज्यादा फैलने वाला है, अगर उसकी सिवियरिटी उससे फर्ज करो कि 1/3 रहती है या 50% भी सिवियरिटी है, तो 50% अगर सारे लोगों में फैलेगा तो नंबर बढ़ते हैं। तो हमें सतर्क रहना है। वैक्सीनेशन जहां लग सकता है लगाइएगा, ठीक है, अच्छी बात है। बूस्टर की बात अभी मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि इक्विटी की बात है, और मेरे जैसे व्यक्ति में जो कि राइट्स और इक्विटी की अक्सर हर जगह बात करते हैं, हर फोरम पे बात करते हैं, मैं समझूंगा कि कोशिश रहे कि सबको। तब तक आम आदमी क्या कर सकता है? हमेशा हमेशा, और ये हमें लेसन लेना है चाइना से। चाइना के आंकड़े मालूम है आपके क्या हैं? प्रति मिलियन डेथ कितने हैं? 3। हिंदुस्तान के आंकड़े कितने हैं? प्रति मिलियन डेथ हमारे हैं 341। 3 है चाइना के प्रति मिलियन डेथ, यानी कि 10 लाख में 3 मरते हैं चाइना में। हिंदुस्तान में 10 लाख में 341 मरते हैं, 100 गुना ज्यादा है। कहीं हमें समझने की जरूरत है क्या खासियत है, चाइना वालों ने क्या करा है ऐसा, किसी की उनकी इतनी है। अब लोग कहते हैं कि उनके आंकड़े रिलायबल नहीं है, लेकिन केवल वो नहीं हो सकता, कुछ और भी बात है। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं चाइना में, वो कहते हैं कि नहीं वाकई कम है, हमने कोई देखा ही नहीं है केसेस। अच्छी बात है, तो कुछ बात है, क्या बात है? और वो ये है मास्क। और मैं हर जगह बताता हूं, और मास्क अच्छी तरह से पहन के हर जगह। अभी मैं कुछ ही दिन पहले रायपुर में था, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम पे गया था, होटल में था, शादी थी, शादी में लोग इकट्ठे हुए थे, एक भी व्यक्ति मेरे को मास्क वाला नजर नहीं आया, शादी वाला एक भी व्यक्ति। मैं लिफ्ट में था, मास्क पहना हुआ था, लेकिन जो अंदर लिफ्ट में आया किसी ने भी मास्क नहीं पहना। जी, ये समझना जरूरी है कि जो सबसे अधिक प्रोटेक्शन देता है वो ये मास्क है। जी, मैं 2 साल में एक दिन भी अपने अस्पताल में एब्सेंट नहीं रहा कोरोना के दौरान, और एक दिन में 4-4, 5-5 पॉजिटिव व्यक्ति को मैं अपने हाथ से हैंडल करता, 4-4, 5-5 बेयर हैंड से। पीपी केवल ये था मेरा, और सैनिटाइजेशन था, ये वाला सैनिटाइज हर व्यक्ति के बीच में मैं सैनिटाइज करता। ये 2 चीजें हैं जो चाइना में बहुत खूबी से उन्होंने एनफोर्स करा है, और हर जगह ये यूज हो रहा है, और उनकी आंकड़े इतने अच्छे हैं, ये काबिले तारीफ है, ये मैं कहूंगा। इतना 3 पर 10 लाख मरीज है उनके जो डेथ हुई हैं, और हमारे भी आंकड़े इससे अच्छे हो सकते हैं अगर वैक्सीन हमारा इतना अच्छा रेट है, इतना अच्छा रेट। चाइना का वैक्सीन रेट हमारा जितना नहीं है, उनका हमारे से कम है वैक्सीन रेट। हमारे इन्फेक्शन रेट इतना हुआ है, तो दोनों से हमारी इम्यूनिटी बनती है जी। तो हम केवल इन दोनों पे ना जाएं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक पूरी जानकारी ना हो,
जब तक पूरी जानकारी ना हो, हमारे वैक्सीन्स के सेकेंड डोज, थर्ड डोज, फोर्थ डोज और पांचवा डोज भी आएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विकसित देशों में और जो जहां कम आमदनी वाले देशों में अगर कंपेयर करेंगे तो वो 3 के बाद 4 पे आएंगे, 4 के बाद, आज पेपर पढ़ रहा था मैं, रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था चौथे डोज की, वो भी आएगा। और यहाँ का खत्म होने वाला नहीं है सिलसिला, ये जारी रखेगा जब तक हमारे पॉपुलेशन ग्लोबली, सिर्फ एक देश में नहीं, एक प्रांत में नहीं, ग्लोबली सबको इम्यूनिटी नहीं हो जाती। और ये नहीं समझे कि केवल ये जो लोग कहते हैं ना कि वैक्सीन बूस्टर डोज, वो हमारी खून में घूमने वाली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को मेजर कर, वो बड़ा आसान होता है मेजर करना जी। लेकिन एक और इम्यूनिटी होती है हमारी बीमारी से लड़ने की, उसको सेल्यूलर, कोशिका की इम्यूनिटी होती है, सेल्यूलर बेस्ड इम्यूनिटी, टी सेल की जी। वो आम लोग बात नहीं करते हैं, आम आदमी समझता भी नहीं है जी। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसमें कि हमें लंबी इम्यूनिटी देती है। एक बारी एक्सपोज हो जाए वो कोशिकाएं, उनमें परमानेंट मेमोरी रहती है और जब भी वायरस आपके शरीर में आएगा वो पहचान लेगी और वायरस को खत्म करेगी। इतनी जल्दी से नहीं, शायद जितनी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज करती है वो कर लेगी और हमारे को बचाएगी। जी, लेकिन इस दौरान दो चीजें हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, इनको मत भूलिएगा। आपकी बातों को बहुत गंभीरता से हमने सुना और सावधानी बचाव है जो आखिर में आपने मास्क और सैनिटाइजर दिखाया, यही पहला पहरेदार है जो कोरोना से लोगों को बचा सकता है। और अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हमने देखा किस तरह दूसरी और पहली लहर और उसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था भी जमीन पर आ गई, तो बड़ी मुश्किल से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। समझता हूं कि लॉकडाउन की जरूरत है। बिल्कुल, स्वास्थ्य जो है लोगों का बना रह सकता है अगर लापरवाही न बरतें तो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका वक्त है एक ब्रेक का। विपक्ष के तमाम ऐतराज के बावजूद चुनाव सुधार बिल आज लोकसभा में पास हो गया। इसमें वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये ऐच्छिक है, यानी लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो आधार कार्ड को वोटर आईडी से जुड़वाएं या नहीं। इस बिल पर विपक्ष के कई ऐतराज थे। विपक्ष का यह भी कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। इसके बावजूद सरकार ने अपने संख्या बल के आधार पर ध्वनिमत से इसे पास करा दिया। और इसी मसले पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की बीएसपी के सांसद दानिश अली से कि विपक्ष को इस पर ऐतराज क्या थे, क्यों थे। हमारे साथ है बसपा के सांसद दानिश अली। सरकार जो है अभी चुनाव सुधारों का बिल जो है लोकसभा में पास करवा ली, क्या बोलते हैं? ये कोई चुनाव सुधार का बिल नहीं है, ये तो देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाला बिल आज पास हुआ है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इनका यकीन नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल लाए और हाथ के हाथ शोर शराबे में पास करा लिया, इवन मेंबर्स को अमेंडमेंट मूव करने का भी मौका नहीं दिया। ये इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है। विपक्ष कहाँ जिम्मेदार है? आप क्रिमिनल लोगों को, जिनको एसआईटी, आप ही की एसआईटी ने, स्टेट पुलिस की एसआईटी ने इंडेक्ट किया है और आप उनको देश के गृह मंत्रालय में बिठाए हुए हैं। अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है तो क्या खराब कर रहा है? और आधार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आधार तो सब्सिडीज वगैरह के लिए उसका यूज होना था। आप इसमें तो प्राइवेसी वाला पूरा बिल लाके कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल लेकर आइए। विपक्ष तैयार है उसके लिए। ये इसे कर रहे कि इससे पारदर्शिता होगी, सही वोटर की पहचान हो सकेगी। इससे क्या पारदर्शिता होगी? इससे ये होगा कि आपका पूरा डाटा कलेक्ट करके आप जो है डाटा एनालिटिक कंपनीज को जो है दीजिएगा और फिर उनको टारगेट कराइएगा वोटर्स को। ये थे दानिश अली, जिनका ये कहना है कि सरकार जोर जबरदस्ती से बिल पास करवा रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। टीएमसी ने भी लोकसभा में इस बिल का पुरजोर विरोध किया। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी से भी बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ है टीएमसी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी। जिस तरह से चुनाव सुधार को लेकर बिल पास हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये बिल पूरा गणतंत्र का खिलाफ में है। ये देश का जो नागरिक है उसका वोटर देने का अधिकार है। ये बिल वो अधिकार ले रहा है। आधार के लेके सुप्रीम कोर्ट में जो मामला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था जिधर जिधर सब्सिडी
गवर्नमेंट देता है उधर आधार कंपलसरी करना सकता है, लेकिन जिधर सब्सिडी नहीं है तो उधर तो आधार का कंपलसरी करना नहीं है। लेकिन ये तो आधार तो इधर इसमें लेके आया है। लेकिन ये बता रहे कि मैंडेटरी है और ये बता रहे कि चुनाव सुधार के लिए बहुत अच्छा है, फर्जी वोटर कार्ड जो है उसे नहीं जोड़ पाए। फौजी वोटर जो है इसलिए किया ना, तब फौजी वोटर से वोट से तो नरेंद्र मोदी जीत के आया है। फर्जी वोटर की बात कर रहे हैं, फर्जी वोटर फॉल्स वोटर ना, फेक वोटर फॉल्स वोटर। तो फॉल्स वोटर फेक वोटर का वोट से जीत के तो नरेंद्र मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। तो फेक वोटर जब वो मान ही लिया तो आज उनको रिजाइन करना उचित है ना। वो जो मान ही लिया जो फेक वोटर है, बहुत सा फेक वोटर है, फेक वोटर डिटेक्ट करने नहीं पाया तो उन्होंने तो फेक वोटर का वोट से जीत के प्राइम मिनिस्टर हुआ। अरे वो तो इलेक्शन कमीशन के घर में बुला के धमक दे के इलेक्शन कमीशन से रिकमेंडेशन ले आया। कलंदर, एक अंतिम सवाल कि जिस तरह से बिल पास हो रहा है, ला के तुरंत शोर शराबा के बीच में संख्या बल के आधार पर नंबर का पास हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जो चल रहा है पार्लियामेंट में वो अनडेमोक्रेटिक है। कोई बिल कोई कुछ डिस्कशन के बगैर नहीं चलना है। जो रूल्स है पार्लियामेंट के, जो रूल्स है, रूल्स में हाउस डिसऑर्डर जब है तब कोई डिस्कशन नहीं चलेगा। अभी तो हाउस तो डिसऑर्डर में है। ये लोग जोर करके ये लोग सब बिल पास कर रहा है। नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। 4 विपक्षी दलों के 12 सांसदों के राज्यसभा से निलंबन के मुद्दे पर संसद में गतिरोध बना हुआ है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सरकार और विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कहा है। इसके बाद सरकार की तरफ से निलंबित सांसदों के जो 4 दल हैं जिनसे वो जुड़े हुए हैं उन्हें आज बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन विपक्ष ने कहा ये उनकी एकता में फूट डालने की कोशिश है। बातचीत के लिए सिर्फ 4 दलों को बुलाए जाने को विपक्ष ने अनुचित करार दिया है। और विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी के सांसद जफर इस्लाम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम हैं। आज संसदीय कार्य मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी 4 विपक्षी दलों के नेताओं को, जिनके सांसदों को निलंबित किया गया है, विपक्ष ने बॉयकॉट किया है। देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष चाहती नहीं है कि किसी भी तरह से कोई चर्चा हो, डिबेट हो, बिजनेस ट्रांजैक्ट हो, बिल पास हो। वो सिर्फ चाहते हैं किसी तरह से हंगामा करे और सदन को ना चलने दे। यही उनकी कोशिश है, जो बड़ा नकारात्मक अप्रोच है। मुझे लगता है कि इसको एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन की तरह जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका अदा करें और सदन को भी चलने दें और सदन में जो चर्चा होनी चाहिए उस विपक्ष का आरोप है कि सभी विपक्षी दलों को बुलाना चाहिए था, सबके अपने मुद्दे हैं, सिर्फ 4 लोगों को बुलाया। अरे भाई, आप अपने बारे में चिंता की, सरकार सबको एंगेज करती है। आप सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। सदन में राजनीति नहीं, सदन में डिस्कशन, चर्चा चाहिए। अब गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी आज उठाएगी विपक्ष, ऐसा कहा गया है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश में हर चीज जो है कंट्रोल में है। चाहे ओमिक्रॉन में देखिए, कोविड जिस तरह से हिंदुस्तान में कंट्रोल में, उसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। साथ साथ इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। हर तरह से जो खुशहाली का माहौल है उसमें उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो वो सोचते हैं कि हर चीज़ को मुद्दा बना के जो है नकारात्मक पॉलिटिक्स करें। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कल पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना लगाया। उद्धव सरकार को उन्होंने पंक्चर पहियों वाला ऑटो बताया। कहा कि यह ऑटो चलता नहीं और सिर्फ प्रदूषण करता है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार 3 टायर वाला स्कूटर है जिसके सभी पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह बोले कि इस सरकार में कांग्रेस एक डीलर, शिवसेना एक ब्रोकर और एनसीपी तबादलों से जुड़ी हुई है। उन्होंने शिवसेना पर सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता करने और बीजेपी को धोखा देने का भी आरोप लगाया। मैं कुछ समय पहले आया था, तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस सरकार के लिए सोच लिया।
आज मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है, जो चलती ही नहीं, सिर्फ धुआं बाहर निकालती और प्रदूषण बढ़ाती है। ऑटो गरीबों की होती है, ऑटो में गरीब लोग ट्रैवल करते हैं। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है और जिस तरह से आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, हमारे पास दूसरा कोई ऑटो में घूमने के सिवाय रास्ता नहीं है, वो सस्ता पड़ता है। तो शिवसेना की ओर से संजय राउत ने जवाब दिया, उनसे विस्तार से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ है शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत जी। ये गृह मंत्री कह रहे हैं कि आपने सत्ता के लिए विश्वासघात किया है। देखिए, शिवसेना का नया चरित्र रहा ना परंपरा रही। सत्ता के लिए हम किसी से विश्वासघात या गद्दारी कभी नहीं करेंगे। क्या होता है सत्ता है, एक कुर्सी विर्ची हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, आपके लिए रखते। हमारी एक विचारधारा है, हम हमारे विचारधारा से श्रद्धा और निष्ठा रखकर काम करते और हिंदुत्व वाली विचारधारा है। 2014 में आपने हमको छोड़ा है, हमने नहीं छोड़ा था सत्ता के लालच में। आप महाराष्ट्र पर कब्जा करना चाहते थे पूरी तरह से, आप शिवसेना की विचारधारा को खत्म करना चाहते थे महाराष्ट्र से, इसलिए आपने छोड़ा ना हमको। 2 साल बाद आखिर गृह मंत्री ये बात क्यों कह रहे हैं कि आपने सत्ता के लिए हिंदुत्व से कह रहे हैं कि आपने नाता तोड़ लिया है? ऐसा है, वीर सावरकर जी को भारत रत्न दीजिए, हम मांग कर रहे हैं बार बार। उसका मतलब है हम हमारी भूमिका पर कायम है, हमारी विचारधारा कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये अमित भाई जी को भी मालूम है ना, शिवसेना बदलने वाली नहीं है, ना झुकने वाली है। तो क्या महाराष्ट्र की हार को जो है बीजेपी जो है उस बात को पचा नहीं पा रही है? पचा नहीं पा रही है, फ्रस्ट्रेशन है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब उनके कार्यकर्ता हमारे पीछे लगाने के बाद भी हमारे लोग टूटने को तैयार नहीं है। ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन है। एक अंतिम सवाल की अगाड़ी सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं कि पंचर हो गया, ये हो गया। देखिए, ये भाषणबाजी के जुमले होते हैं। ऐसे पुणे में हमारे बहुत लोग ऐसे भाषण करते हैं। पुणे फेमस है अच्छे भाषणों के लिए। हाँ, पुणे में बड़े बड़े वक्ता हो गए हैं, तो अमित भाई को लगा होगा हम भी एक अच्छा भाषण कर देंगे, करने दो। ये थे संजय राउत, जिनका ये कहना है कि केवल ये जुमला है, जुमला के सिवाय कुछ नहीं है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।